जरा कल्पना कीजिए, किसी ने अपनी जिंदगी के पूरे 12 साल सिर्फ एक साइकिल चलाने का मोटा सा मैनुअल पढ़ने में बिता दिया। बाप रे, 12 साल सिर्फ पढ़ने में? हाँ बिल्कुल। मतलब उस व्यक्ति ने किताब में ये सब कुछ पढ़ लिया है कि हैंडल को किस कोण पर पकड़ना है, गुरुत्वाकर्षण का संतुलन कैसे बनाए रखना है, और ब्रेक कब लगाना है। सही कहा। और आपात स्थिति में ब्रेक को कितने दबाव के साथ दबाना है ये भी। उसने इन सभी सिद्धांतों पर बेहतरीन अंक भी हासिल कर लिए, एकदम टॉप किया। अच्छा, लेकिन असल में साइकिल को हाथ नहीं लगाया? बिल्कुल नहीं। उन 12 सालों में उस इंसान ने कभी असल में साइकिल के पैडल पर पैर तक नहीं रखा। अब अगर अचानक उसे एक तेज रफ्तार वाली सड़क पर साइकिल थमा दी जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, वो तो धड़ाम से गिरेगा, मतलब उसे चोट लगेगी ही। बिल्कुल गिरेगा। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम कुछ इसी तरह की एक बहुत ही चौंकाने वाली स्थिति पर बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्थिति कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने स्कूलों और हमारी शिक्षा प्रणाली में मौजूद है। ये वाकई एक गंभीर बात है ना? तो आज हमारी चर्चा का आधार तक्षशिला रिसर्च पेज साइट पर प्रकाशित शिव नारायण का एक बेहद दिलचस्प और आंखें खोल देने वाला शोध पत्र है। मैंने भी इसे पढ़ा है। इसका शीर्षक है 4 Pillars of Student Excellence, Merits of Knowledge Transfer in the School System। हमारा आज का मुख्य मिशन ये समझना है कि सदियों से चली आ रही हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो क्यों लड़खड़ा रही है। बिल्कुल। और कैसे लर्नोग्राफी नाम की एक बिल्कुल नई अवधारणा छात्रों को कक्षा में महज निष्क्रिय श्रोताओं से बदलकर भविष्य के लिए तैयार एक सक्रिय विशेषज्ञ बना सकती है। सच बताऊं तो ये विषय इतना नया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरा है कि ये जानना वाकई रोमांचक है कि इंसानी दिमाग असल में किसी जानकारी को कैसे ग्रहण करता है और कैसे सीखता है। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। होना भी चाहिए। और ये साइकिल वाली जो तुलना आपने दी वो इस शोध पत्र के पूरे सार को बहुत ही सटीक तरीके से सामने लाती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब हम सीखने की पूरी प्रक्रिया को न्यूरोलॉजी और मोटर साइंस के नज़रिए से देखते हैं तो हमारी बहुत सी पुरानी और आरामदायक मान्यताएं पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती हैं। मतलब जो हम आज तक मानते आए वो गलत है। काफी हद तक हम आमतौर पर यही मानते आए हैं कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बच्चे जाते हैं, कोई उन्हें ज्ञान देता है और वो उसे चुपचाप ग्रहण कर लेते हैं ना। बिल्कुल पैसिव तरीके से। लेकिन ये शोध पत्र इस पूरी व्यवस्था की बुनियादी खामियों पर बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक प्रहार करता है। तो चलिए स्रोत के उस हिस्से से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं जो सीधे तौर पर आज की पारंपरिक स्कूल प्रणाली की समस्या को उजागर करता है। शोध पत्र बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह तर्क देता है कि वर्तमान प्रणाली मुख्य रूप से निष्क्रिय निर्देश यानी पैसिव इंस्ट्रक्शन, पैसिव इंस्ट्रक्शन और संज्ञानात्मक दोहराव यानी कॉग्निटिव रेपिटेशन पर आधारित है। आसान भाषा में कहें तो आजकल की पढ़ाई बस एक तरफा भाषण बनकर रह गई है। बिल्कुल सही कहा। शिक्षक सामने खड़े होकर बोलते हैं और छात्र बस मशीन की तरह हम बातों को रटते रहते हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। बताइए। अगर ये व्यवस्था इतनी ही खराब है तो सदियों से दुनिया इसी के दम पर कैसे चल रही है? मतलब कुछ तो सही होगा। देखिए, शोध पत्र इसी बात का जवाब देता है। स्रोत के अनुसार इस निष्क्रिय शिक्षा का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आज के छात्रों में मोटर ज्ञान या जिसे मोटर नॉलेज कहते हैं उसकी भारी कमी हो गई है। मोटर नॉलेज मतलब मशीनों वाला ज्ञान? नहीं, मोटर नॉलेज का मतलब है अपने हाथों से, शरीर से काम करके सीखना। स्कूल बुनियादी जीवन कौशल नहीं सिखाते। जैसे खाना बनाना, कपड़े सिलना या घर की पुरानी चीजों की मरम्मत करना। अरे हाँ, ये सब तो स्कूलों में कहाँ ही सिखाया जाता है। और ये बात सिर्फ इन छोटे कामों तक सीमित नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता है। वर्तमान प्रणाली छात्रों को केवल अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान देती है। मतलब वो ज्ञान जो सिर्फ किताबों में या हवा में तैर रहा है, जिसका जमीन से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। और शोध पत्र के अनुसार इस अमूर्त और निष्क्रिय शिक्षा का अंतिम परिणाम क्या होता है पता है? क्या? हम एक ऐसी युवा पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो या तो बेरोजगार है या फिर अगर वे किसी तरह काम पा भी लेते हैं तो वो केवल किताबी ज्ञान वाले नौकरशाह या फिर बीमा विक्रेता बनकर रह जाते हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही चुभने वाली बात है ना? उनके पास वो व्यावहारिक, जमीनी और मोटर कौशल नहीं होता जो वास्तविक दुनिया की जटिल और नई समस्याओं को सुलझाने के लिए चाहिए। यानी वे नया कुछ नहीं कर पाते। हाँ, उन्हें बस बनी बनाई व्यवस्था में किसी तरह फिट होना आता है, इतनी नहीं है।
वही, क्योंकि जब मैंने इस शोध पत्र को पढ़ा तो इसमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का जिक्र किया गया था, जिसने वास्तव में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आप शिक्षकों की स्थिति वाले हिस्से की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ये शोध पत्र का वो हिस्सा है जो सीधे तौर पर शिक्षकों की वर्तमान स्थिति और समाज में उनके दर्जे पर बात करता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जी हाँ, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि शिक्षण पेशे को हमारे समाज में वो सम्मान और वो अहमियत कभी नहीं मिलती जो डॉक्टरों, इंजीनियरों या फिर वकीलों को दी जाती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे अक्सर शिक्षा सुधारों की बहसा में नजरअंदाज कर दिया जाता है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि हमारे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों का वेतन और उनकी सामाजिक स्थिति लगभग एक क्लर्क के समान है। सच में ये तो बहुत ही निराशाजनक है। अब जरा इस बात के मनोवैज्ञानिक असर के बारे में सोचिए। जब समाज किसी पेशे को न तो उचित सम्मान देता है और न ही वित्तीय संसाधन, तो इसका सीधा असर उस पेशे में काम करने वालों की मानसिकता पर पड़ता है। जाहिर है उनका मनोबल टूटता होगा। बिल्कुल, वे निराश रहते हैं, अत्यधिक तनाव में काम करते हैं और अक्सर एक समय के बाद अपने काम में उनकी कोई वास्तविक दिलचस्पी नहीं रह जाती। वे बस अपना समय पूरा करते हैं। और इसका एक बहुत ही गंभीर परिणाम भी शोध पत्र में बताया गया है। हाँ, कौन सा? वो ये कि कई बार शिक्षण पेशे में वो लोग आ जाते हैं जो अन्य क्षेत्रों या करियर में असफल हो जाते हैं। एक डिफॉल्ट विकल्प बन जाता है। एकदम सही। अब जाहिर सी बात है, जब सबसे योग्य, सबसे रचनात्मक और सबसे अधिक प्रेरित लोग इस पेशे में नहीं आएंगे, तो पूरी शिक्षा प्रणाली का कमजोर पड़ना तो तय है। बिल्कुल। एक थका हुआ और निराश व्यक्ति 40 ऊर्जावान बच्चों के भविष्य का निर्माण कैसे कर सकता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन इस शोध पत्र की जो बात मुझे सबसे अधिक रोचक लगी वो ये है कि ये सिर्फ समस्याओं का रोना नहीं रोता। अच्छा। समाधान भी है। हाँ। ये महज आलोचना करके नहीं रुक जाता, बल्कि ये एक बहुत ही ठोस, वैज्ञानिक और व्यवहारिक समाधान भी प्रस्तुत करता है। अच्छा। और यहीं से दिया यानी दिया की अवधारणा का उदय होता है। DIY यानी डू इट योरसेल्फ एटीट्यूड। सही कहा। अब आमतौर पर जब लोग DIY या डू इट योरसेल्फ के बारे में सुनते हैं तो उनके दिमाग में क्या आता है? वही कि घर की कोई टूटी हुई कुर्सी ठीक कर ली या इंटरनेट देखकर कोई सजावटी सामान बना लिया। बिल्कुल, लेकिन शिव नारायण के इस शोध पत्र में DIY का दायरा बहुत बड़ा और बहुत गहरा है। तो यहाँ इसका क्या मतलब है? यहाँ इसका मतलब भौतिक वस्तुओं की मरम्मत करना नहीं है। इसका मतलब है बुक टू ब्रेन। हाँ, बुक टू ब्रेन ज्ञान हस्तांतरण की पूरी जिम्मेदारी खुद लेना। ये इस बात पर जोर देता है कि छात्र किसी शिक्षक के भरोसे बैठे रहने के बजाय खुद अपने दिमाग के न्यूरल सर्किट का निर्माण करे। ओहो, तो यहीं से वो बड़ा बदलाव शुरू होता है जिसे स्रोत टीचिंग यानी पढ़ाने की व्यवस्था से लर्नोग्राफी यानी सीखने की प्रक्रिया की ओर जाना कहते हैं। बिल्कुल सही। मतलब कोई शिक्षक आकर ज्ञान का घोल नहीं पिलाएगा, बल्कि छात्र खुद ज्ञान को हासिल करने की प्रक्रिया का नेतृत्व करेंगे। हाँ, लर्नोग्राफी का मूल सिद्धांत ही यही है कि सीखना एक स्वनिर्देशित और सक्रिय प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी शंका हो रही है। कैसी शंका? अगर सब कुछ लर्नोग्राफी पर ही निर्भर है, अगर ये मान लिया जाए कि छात्र सब कुछ खुद ही अपने DIY दृष्टिकोण से कर लेंगे, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें स्कूलों की और शिक्षकों की अब कोई आवश्यकता ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब क्या ये शोध पत्र ये कह रहा है कि शिक्षक अब पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गए हैं और उन्हें घर बैठ जाना चाहिए? एक 10 साल के बच्चे पर अपने खुद के न्यूरल सर्किट्स बनाने का इतना भारी बोझ डालना क्या व्यावहारिक है? देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक शंका है, लेकिन शोध पत्र ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि शिक्षक गायब हो जाएंगे या उनकी जरूरत नहीं है। तो फिर उनकी भूमिका क्या होगी? बात यह है कि शिक्षकों की भूमिका में एक बहुत ही बड़ा, कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी बदलाव आता है। इस नई व्यवस्था में वे ज्ञान को ऊपर से थोपने वाले कंटेंट डिलीवरर या भाषण देने वाले नहीं रह जाते। अच्छा। इसके बजाय वे लर्निंग आर्किटेक्ट या फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता बन जाते हैं। लर्निंग आर्किटेक्ट, ये सुनने में बहुत ही रचनात्मक लगता है। तो एक लर्निंग आर्किटेक्ट कक्षा में असल में करता क्या है? उनका काम एक लघु स्कूल प्रणाली या मिनिएचर स्कूल सिस्टम का निर्माण करना होता है। लघु स्कूल प्रणाली? हाँ, इसे इस तरह समझिए कि कक्षा के भीतर ही एक पूरा इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाता है। हाँ। इस प्रणाली में शिक्षक एक आर्किटेक्ट के तरह पूरे माहौल को डिजाइन करते हैं, छात्रों को सही दिशा दिखाते हैं और ऐसे कार्य या टास्क तय करते हैं जो बच्चों को सोचने पर मजबूर करें। समझ रहा हूँ।
लेकिन उस ढांचे के भीतर अंतिम रूप से ज्ञान निर्माण का कार्य छात्र ही करते हैं। शिक्षक तब दखल देते हैं जब कोई छात्र अटक जाता है या जब व्यवस्था लड़खड़ाने लगती है। मतलब वो पीछे से गाइड करते हैं। बिल्कुल। बाकी समय छात्र खुद प्रयोग करते हैं, सवाल पूछते हैं और अपनी समझ विकसित करते हैं। ये एक ऐसा ढांचा है जहां शिक्षक पीछे हटकर छात्रों को आगे आने का मौका देता है। ये तो पूरी तरह से सत्ता और नियंत्रण के हस्तांतरण जैसा है। ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया का नियंत्रण अब शिक्षक के एकाधिकार से निकलकर सीधे छात्र के हाथों में आ गया है। एकदम सही। अब जब हमने ये समझ लिया है कि ये लर्नोग्राफी का नया दृष्टिकोण क्या है और कक्षा का नया स्वरूप कैसा होगा, तो चलिए इस शोध पत्र के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे वैज्ञानिक हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हाँ, उत्कृष्टता के 4 स्तंभ। बिल्कुल, द 4 पिलर्स ऑफ एक्सीलेंस। यही वह जगह है जहां लर्नोग्राफी का सिद्धांत और मस्तिष्क विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस आपस में आकर मिलते हैं। स्रोत यह स्पष्ट करता है कि किसी भी छात्र की उत्कृष्टता या एक्सीलेंस कोई दुर्घटना नहीं है, न ही ये सिर्फ जन्मजात प्रतिभा का परिणाम है। तो फिर ये क्या है? यह इन 4 परस्पर जुड़े हुए और बेहद तार्किक चरणों का परिणाम है: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और क्षमता। तो आइए इन 4 स्तंभों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि ये जमीनी स्तर पर कैसे काम करते हैं। पहला स्तंभ है ज्ञान, यानी ज्ञानात्मक समझ, या जिसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। यह किसी भी सीखने की प्रक्रिया की बिल्कुल बुनियादी और पहली नींव है। इसमें क्या होता है? यह वो चरण है जहां छात्र पहली बार नए तथ्यों, परिभाषाओं, नियमों और सूत्रों के संपर्क में आते हैं। स्रोत में इसे डेफिनेशन स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया है। डेफिनेशन स्पेक्ट्रम मतलब परिभाषाओं का दायरा। हाँ, अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो ये वो कच्चा माल है जो हमें किताबों से मिलता है। ये डेटा है, ये जानकारी है। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा सिर्फ इस कच्चे माल को इकट्ठा कर लेना या परिभाषाएं याद कर लेना काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अगर कच्चा माल वैसे ही पड़ा रहे तो वो किसी काम का नहीं। हाँ। इसीलिए तुरंत बाद दूसरा स्तंभ आता है, समझ यानी अंडरस्टैंडिंग। एकदम सही कहा आपने। जब छात्र उस कच्चे ज्ञान या डेटा को एक सार्थक व्याख्या में बदलते हैं तो वह समझ कहलाती है। तो इस स्तर पर असल में होता क्या है? इस स्तर पे क्या होता है कि जो छात्र पहले से इस लर्नोग्राफी प्रणाली में प्रशिक्षित हैं, वे अलग अलग विचारों की तुलना करना शुरू करते हैं। वे ज्ञान के अलग अलग हिस्सों के बीच के संबंध को डिकोड करते हैं और तार्किक संबंध बनाते हैं। शोध पत्र इस प्रक्रिया को बहुत ही तकनीकी लेकिन सटीक नाम देता है: फंक्शन मैट्रिक्स और ब्लॉक सॉल्वर। ये शब्द सुनने में काफी भारी लगते हैं। फंक्शन मैट्रिक्स और ब्लॉक सॉल्वर, इनका असल कक्षा में क्या मतलब होता है? देखिए, इससे एक पहेली या पजल की तरह सोचिए। अच्छा। पहला स्तंभ यानी ज्ञान आपको पहेली के सारे अलग अलग टुकड़े दे देता है। ठीक है। और दूसरा स्तंभ यानी समझ वो प्रक्रिया है जहां छात्र ये पहचानना शुरू करता है कि कौन सा टुकड़ा किस टुकड़े के साथ जुड़ेगा। वे ब्लॉक को सॉल्व कर रहे होते हैं। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। वे निष्क्रिय डेटा को एक वैचारिक स्पष्टता में बदल रहे होते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। यहाँ आकर इस विषय का नजरिया वाकई बहुत ही दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब हम तीसरे स्तंभ पर पहुंचते हैं, जो है अनुप्रयोग यानी मोटर संचालित अनुप्रयोग या मोटर ड्रिवन एप्लीकेशन। हाँ, अब मुझे यहाँ बहुत गहरी शंका है और मुझे लगता है कि ये शंका कई लोगों को होगी। कैसी शंका? मैं ये पूरी तरह से समझ सकता हूँ कि अगर कोई बढ़ई का काम सीख रहा है, कोई मशीन बनाना सीख रहा है या कोई खेल खेल रहा है, तो वहाँ मोटर साइंस या हाथ पैरों से काम करना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन इतिहास, साहित्य या दर्शन शास्त्र जैसे जो बिल्कुल अमूर्त विषय हैं, जो सिर्फ विचारों पर आधारित हैं, उनमें इस शारीरिक गतिविधि या मोटर साइंस का क्या काम? क्या फ्रांसीसी क्रांति को समझने के लिए कक्षा में तलवारें चलानी पड़ेंगी? ये एक बहुत ही शानदार और तार्किक सवाल है, और यहीं पर हमारी पारंपरिक शिक्षा की सोच और लर्नोग्राफी के बीच का सबसे बड़ा अंतर साफ होता है। कैसे? जब शोध पत्र मोटर संचालित होने की बात करता है तो इसका मतलब सिर्फ हथौड़ा चलाना या हाथ पैर हिलाना नहीं है। इसका सीधा और गहरा संबंध मानव मस्तिष्क की प्रोसीजरल मेमोरी से है। प्रोसीजरल मेमोरी, हाँ, क्या इसे थोड़ा और आसान और जमीनी शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। देखिए, मानव स्मृति मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। अच्छा। एक होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी, यानी तथ्यों को याद रखना, जैसे ये याद रखना कि भारत किस साल आजाद हुआ था या गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था।
ये निष्क्रिय होती है। जो हम रटते हैं। हाँ, और दूसरी होती है प्रोसीजरल मेमोरी, यानी किसी काम को कैसे करना है इसकी याददाश्त। जैसे टाइपिंग करना। बिल्कुल, जैसे साइकिल चलाना या कीबोर्ड पर बिना देखे टाइप करना। जब कोई छात्र इतिहास की किसी घटना को सिर्फ पढ़ता है तो वो डिक्लेरेटिव मेमोरी का हिस्सा बनती है और दिमाग उसे जल्दी भूल जाता है। ये तो हम सबके साथ हुआ है। परीक्षा के बाद सब साफ है ना? लेकिन लोनोग्राफी कहती है कि हमें इतिहास जैसे अमूर्त विषयों को भी प्रोसीजरल मेमोरी में डालना चाहिए। लेकिन ये कैसे संभव है? एक ऐतिहासिक घटना को मोटर साइंस से कैसे जोड़ा जा सकता है? मोटर साइंस का उपयोग करके। उदाहरण के लिए, छात्र सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे नहीं। तो वे क्या करेंगे? वे अपने हाथों से उसका एक विस्तृत टाइमलाइन चार्ट बनाएंगे। अलग अलग गुटों की मांगों के फ्लैश कार्ड बनाकर उन्हें तार्किक क्रम में भौतिक रूप से मेज पर सजाएंगे। अरे वाह! या फिर उन ऐतिहासिक पात्रों की भूमिका निभाते हुए एक दूसरे से वाद विवाद करेंगे। गणित में सिर्फ सूत्र रटने के बजाय छात्र पेन उठाकर उस सूत्र को अलग अलग प्रकार की समस्याओं पर बार बार लागू करेंगे, एक कदम दर कदम प्रक्रिया से गुजरेंगे। समझ रहा हूँ। कार्यों, प्रयोगों और वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के माध्यम से सीखना ही मोटर संचालित होना है। जब हाथ और दिमाग एक साथ काम करते हैं तो प्रोसीजरल मेमोरी सक्रिय हो जाती है। कमाल है। मतलब किसी जानकारी को सिर्फ दिमाग में डंप नहीं करना है, बल्कि उसे शारीरिक और व्यावहारिक गतिविधियों के जरिए कौशल या स्किल में बदल देना है। बिल्कुल। और यही प्रक्रिया हमें चौथे और अंतिम स्तंभ तक ले जाती है, क्षमता, यानी उच्च क्षमता या कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस। ये पूरी प्रक्रिया का चरम बिंदु है। जब कोई छात्र तीसरे स्तंभ के तहत लगातार अभ्यास करता है, जिसे शोध पत्र एक बहुत ही खास नाम देता है, साइक्लोजाइड रिहर्सल। साइक्लोजाइड रिहर्सल, इसका क्या अर्थ है? देखिए, साइक्लो का अर्थ है चक्राकार या निरंतर चलने वाला, और जाइड का संबंध मस्तिष्क के मार्गों से है। अच्छा। ये पारंपरिक रटने से बहुत अलग है। पारंपरिक रटने में छात्र एक ही पैराग्राफ को बार बार पढ़ता है, जो कि संज्ञानात्मक है। बस दिमाग में दोहराना। हाँ, लेकिन साइक्लोजाइड रिहर्सल में छात्र एक ही नियम या सिद्धांत का उपयोग करके अलग अलग प्रकार की नई समस्याओं को हल करता है, जो कि मोटर संचालित है। समझ गया। जब यह अभ्यास निरंतर होता है तो उच्च क्षमता उत्पन्न होती है। इस अंतिम चरण में आकर छात्र पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। मतलब अब उसे किसी शिक्षक की उंगली पकड़कर चलने की जरूरत नहीं है, वो खुद नई और अनजानी समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम हो गया है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो लेखक कहते हैं वो ये है कि इस चरण में पहुंचकर छात्र सिर्फ ज्ञान ग्रहण करने वाले नहीं रहते। तो वे क्या बन जाते हैं? वे नॉलेज ट्रांसफॉर्मर बन जाते हैं। वे अपने साथियों के साथ मिलकर काम करते हैं, सामूहिक बुद्धिमत्ता या कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस का प्रदर्शन करते हैं और नई चीजें रचते हैं। ये वो जगह है जहां असल विशेषज्ञ और मास्टर पैदा होते हैं। ये पूरी प्रक्रिया वाकई अद्भुत है। किसी नई जानकारी के संपर्क में आने से लेकर उस कच्चे डेटा को समझना, उसे मोटर साइंस के जरिए लागू करना और अंततः उसमें इतनी महारत हासिल कर लेना कि आप खुद ज्ञान का निर्माण कर सकें। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के पीछे, पर्दे के पीछे असल में क्या काम कर रहा है? मस्तिष्क के स्तर पर वो कौन सा विज्ञान है जो इस लर्नोग्राफी को संभव बनाता है? अगर हम इस पूरे सिद्धांत को बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो हमें शोध पत्र में बताए गए गो टू सिद्धांत को समझना होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? गोल ओरिएंटेड टास्क ऑपरेशन। बिल्कुल, लक्ष्य आधारित कार्य संचालन। बात यह है कि मानव मस्तिष्क हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं सीखता। मतलब बिना किसी लक्ष्य के? हाँ, मस्तिष्क को सक्रिय होने के लिए एक स्पष्ट दिशा और एक लक्ष्य की आवश्यकता होती है। जब किसी छात्र को कक्षा में एक स्पष्ट लक्ष्य दिया जाता है, जैसे आज हमें इस विशेष गणितीय पहेली को सुलझाना है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे कोई कार्य पूरा करना होता है, तो उसका दिमाग पूरी तरह से चौकन्ना और सक्रिय हो जाता है। तो ये उस पुरानी व्यवस्था के बिल्कुल उलट है, जहां शिक्षक कक्षा में आता है, 40 मिनट तक लगातार बोलता रहता है और बस ये उम्मीद करता है कि पीछे बैठे हुए 50 छात्र उसकी हर बात सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। बिल्कुल उलट है। यहाँ लर्नोग्राफी में छात्र निष्क्रिय रूप से सुन नहीं रहे, बल्कि वे किसी एक निश्चित टास्क को पूरा करने में शारीरिक और मानसिक रूप से लगे हुए हैं। इन पेज थ्योरी। हाँ,
शोध पत्र यह स्पष्ट करता है कि जब छात्र किसी नई चुनौती का सामना करते हैं और अपने हाथों व दिमाग का इस्तेमाल करके किसी लक्ष्य आधारित कार्य को पूरा करते हैं तो उनके मस्तिष्क की संरचना में वास्तविक भौतिक बदलाव होते हैं। भौतिक बदलाव सच में? हाँ, मस्तिष्क में जाइट पाथवे और बहुत ही मजबूत सिनेप्टिक कनेक्शन बनने लगते हैं। अगर मैं इसे एक एनालॉजी के जरिए समझने की कोशिश करूं तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी घने जंगल में कोई नया रास्ता बनाना। अरे वाह, ये दिलचस्प है, बताइए। मतलब पहली बार जब कोई व्यक्ति उस अनजाने रास्ते पर चलता है तो वहां बहुत सी झाड़ियां होती हैं, कांटे होते हैं और आगे बढ़ने में बहुत मेहनत और दिमाग लगाना पड़ता है। बिल्कुल। ये शुरुआती संज्ञानात्मक सोच या कॉग्निटिव थिंकिंग है जो थका देने वाली होती है। लेकिन जब वही व्यक्ति बार बार अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरता है तो धीरे धीरे झाड़ियां हट जाती हैं और वो रास्ता बिल्कुल साफ और पक्का हो जाता है। ये एक बहुत ही सटीक और सुंदर एनालॉजी है। शुक्रिया। और जब मस्तिष्क में ये जायद पाथवे या ये मानसिक रास्ते स्थिर और विश्वसनीय हो जाते हैं तो उस जानकारी को याद करना या उस काम को करना इतना आसान और तेज हो जाता है कि इसके लिए किसी भारी मानसिक जोर या गहरी सोच की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अवचेतन मन में चला जाता है। बिल्कुल, वो काम इंसान की आदत या उसका स्वभाव बन जाता है, जैसे कि साइकिल चलाना। इसी पूरी प्रक्रिया को लेखक ब्रेन पेज बनाना कहते हैं। आपका दिमाग खुद एक किताब बन जाता है। तो अगर मैं आज की इस पूरी विस्तृत और वैज्ञानिक चर्चा को बहुत ही सरल शब्दों में समेटने की कोशिश करूं तो ये पूरी अवधारणा बात करने वाले क्लासरूम से, जहां सिर्फ शिक्षक बोलते हैं, बात करने वाले क्लासरूम से ब्रेन पेज क्लासरूम में जाने की एक बेहद क्रांतिकारी यात्रा है। बिल्कुल। एक ऐसी कक्षा जहां सन्नाटा नहीं होता बल्कि गतिविधि होती है, जहां छात्रों के दिमाग के भीतर मौजूद न्यूरॉन्स सक्रिय रूप से काम कर रहे होते हैं और मोटर साइंस की मदद से बुक टू ब्रेन सर्किट बना रहे होते हैं। यह शिव नारायण के इस पूरे शोध पत्र का सबसे बेहतरीन और सबसे सटीक सारांश है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण के निष्कर्षों पर नजर डालें तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि हमारी मौजूदा निष्क्रिय शिक्षा प्रणाली, जो केवल जानकारी रटाने का एक माध्यम बनकर रह गई है, वह पूरी तरह से विफल हो रही है। असली उत्कृष्टता या असली एक्सेलेंस तभी आती है जब ज्ञान का हस्तांतरण एक सक्रिय और स्वनिर्देशित प्रक्रिया बन जाता है। और जैसा कि शोध में बार बार जोर दिया गया है, इसके लिए छात्रों के भीतर वो DIY दृष्टिकोण यानी ज्ञान निर्माण खुद करने का रवैया विकसित करना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। ज्ञान को सिर्फ मानसिक रूप से ग्रहण करना काफी नहीं है, बल्कि मोटर साइंस के माध्यम से उसे शारीरिक और व्यवहारिक रूप से लागू करना ही सफलता की कुंजी है। सही कहा। जब ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और क्षमता, ये चारों स्तंभ एक साथ मजबूती से खड़े होते हैं, केवल तभी हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं जो भविष्य की उन अनजान चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, जिनके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते। पता है, इन सब बातों से एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अच्छा। हाँ, और ये सवाल केवल स्कूली छात्रों, शिक्षकों या शिक्षा नीति बनाने वालों के लिए नहीं है, बल्कि ये हम सभी के लिए है। समाज के हर उस व्यक्ति के लिए जो खुद को वयस्क मानता है। कैसा सवाल? देखिए, अगर लर्नोग्राफी का ये सिद्धांत और मस्तिष्क विज्ञान पूरी तरह से सही है कि सीखना किसी स्कूल या कॉलेज की चारदीवारी तक सीमित रहने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये जीवन भर चलने वाली एक मोटर साइंस प्रक्रिया है, तो हम वयस्कों को एक पल रुककर खुद से ये पूछना चाहिए कि हम आज अपने जीवन में नई जानकारियों और ज्ञान के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या हम अभी भी सही मायनों में कुछ सीख रहे हैं? बिल्कुल यही बात है। क्या एक वयस्क के रूप में हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली नई चुनौतियों, चाहे वो कोई नई उभरती हुई तकनीक हो, काम करने का कोई नया तरीका हो या दुनिया भर में घट रही घटनाओं की जटिलता हो, क्या हम उसे केवल एक निष्क्रिय श्रोता की तरह सिर्फ कंज्यूम या उपभोग कर रहे हैं?
क्या हम बस स्क्रीन के सामने बैठकर सोशल मीडिया पर जानकारी को बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते जा रहे हैं और मान रहे हैं कि हम ज्ञानी हो रहे हैं? बाप रे, ये तो बहुत ही चुभने वाली और गहरी बात है। या फिर क्या हम वास्तव में दुनिया को गहराई से समझने के लिए, अपने खुद के नए ब्रेन पेज बनाने के लिए आज भी वो DIY या खुद करने का रवैया अपना रहे हैं? क्या हमने बड़े होने के साथ, आराम पसंद होने के साथ, खुद से नई चुनौतियों का सामना करने, हाथ गंदे करने और उस प्रोसीजरल मेमोरी को सक्रिय करने की अपनी वो मूल मोटर क्षमता कहीं खो तो नहीं दी है? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो इंसान को अंदर तक झकझोर कर रख देता है। बिल्कुल। क्या हम सिर्फ उस साइकिल के मैनुअल को आराम से कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हुए अपनी पूरी जिंदगी बिता रहे हैं, या हम असल में बाहर निकलकर पैडल मार रहे हैं, गिर रहे हैं और फिर से उठकर संतुलन बनाना सीख रहे हैं? यही सोचने वाली बात है। एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से और पूरी ईमानदारी के साथ विचार करना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई चीजें खोजते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सबसे जरूरी बात, अपने खुद के ब्रेन पेज बनाते रहिए।